हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर एन क्लासेस। आज हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज करेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि आपकी 2 बुक्स हैं बीएसटी में क्लास 12th में, और उसमें से आपके फर्स्ट बुक में से शुरू के 5 चैप्टर्स और सेकेंड बुक का 11th चैप्टर दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो आपके फर्स्ट टर्म में आ रहा है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि आपको और आपके फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। हम आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है। तो आज हमने सिर्फ इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसके बेसिस पे हम इसको एमसीक्यूज करेंगे। इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आपके जो एग्ज़ाम में आएंगे, पर 3 सेक्शंस में हमने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि पहले इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे रिलेटेड ही हम एमसीक्यूज करेंगे। जैसा पहला है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तीसरा है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजिंग का, उसमें मैंने आप लोगों को हर तरीके का क्वेश्चन बताया कि क्वेश्चंस कैसे डिफरेंट तरीके से आपके सामने आएगा, पर उसका आंसर एक ही होगा। तो इसीलिए आपको अगर हर टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप 500 या 1000 एमसीक्यूज कर जाएं, लेकिन जब तक आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इसमें एमसीक्यूज के साथ साथ ही आपको कंसेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में हम जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच एग्जामिन्स द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या पूछा है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आपके माइंड में यही चीज़ आ जानी चाहिए बिना ऑप्शंस को देखे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, दैट मीन्स 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो फंक्शंस जो है वो 5 होते हैं, और 5 कौन कौन से हैं, और ये सीक्वेंस में होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। देखिए फर्स्ट है स्टाफिंग, सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है आपका प्लानिंग, और फोर्थ है आपका डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना नहीं आता, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने नहीं आते। आप लोगों के लिए 12th क्लास के बच्चों के लिए नया है सब कुछ, तो इसलिए मैं आपको एक तरीका भी समझाती हूँ कि एमसीक्यूज आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये डाउट हो कि मेरा ये आंसर गलत हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़िए, और फिर उसके बाद सारे ऑप्शंस को एक एक करके देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिखाती हूँ, लास्ट ऑप्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अब आपको क्या लगता है कि डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इसका आंसर हो सकता है? नो, क्योंकि यहाँ पर तो उसने पूछा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एक ही फंक्शन होगा ना, बट ऑप्शन में तो 2 गिवन है। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को कट कर दीजिए, ये ऑप्शन चला गया। अब नेक्स्ट पे आइए, प्लानिंग। क्या आपको लगता है कि प्लानिंग भी इसके अकॉर्डिंग हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, which examines the activities and resources required to implement the plan। हमें प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है? तो दैट मीन्स प्लानिंग तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि प्लानिंग तो हो चुकी है। अब हमें उसके बाद ही कुछ करना है। देखिए एक यहाँ पर आंसर बनने का तरीका हमें समझ भी आ गया होगा कि प्लानिंग के बाद नेक्स्ट फंक्शन हमारा ऑर्गेनाइजिंग ही आता है, तो दैट मीन्स वही आंसर होगा। बट ये भी एक तरीका है, दूसरा ये भी तरीका है कि रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान लिखा है, तो दैट मीन्स प्लानिंग तो होगा ही नहीं। इस ऑप्शन को भी कट कर दीजिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। दैट मीन्स अब हमें पता ही चल गया है कि ऑर्गेनाइजिंग ही आंसर है, तो हमें ए ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही आपका एमसीक्यूज करने का तरीका होता है। जब आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ना आ रहा हो, तो प्लीज़ गाइस इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करा करिए। तो इसका आंसर आपका होगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑलराइट, नाउ मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली होता क्या है। मैं आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ। ऑर्गेनाइजिंग होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में प्लानिंग करते हैं, और फिर उस प्लानिंग को फ्रूटफुल बनाने के लिए, मतलब उस प्लानिंग का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना पड़ता है,
बहुत सारे टास्क देखने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी पड़ती हैं। हर एक चीज़ हमारी प्रॉपर हर जगह ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, जिससे कि रिलेशनशिप्स और जितने भी टास्क है सबको सबके क्लियर होने चाहिए। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का काम ही क्लियर नहीं होगा तो क्या वो सही ढंग से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है। अगर सपोज मान लीजिए कि ये डिपार्टमेंट्स ना हो और कुछ 4-5 लोग ही मिलके इन सब डिपार्टमेंट्स का काम करें, तो क्या वो प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल होगी? क्या हमारा काम जो है वो बहुत अच्छा होगा? नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत ज़रूरी है, डिपार्टमेंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हर डिपार्टमेंट का अकॉर्डिंग टू द प्लान काम होना चाहिए। क्लियर है आपको? अब ऐसे ही हम आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग के कंसेप्ट पे कि डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइजिंग का आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले आपको पता ही लग जाना चाहिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछा है, दैट मीन्स वो 5 फंक्शंस में से आंसर है। इंक्लूड्स डिजाइनिंग ऑफ रोल्स टू बी फिल्ड बाय सूटेबली स्किल्ड पीपल। अब आप रोल्स डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होगा? मैं आपको की लाइंस बता रही हूँ, प्लीज आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा, तो आपकी गारंटी है कहीं गलत नहीं होंगे MCQs। सबसे पहला ऑप्शन है स्टाफिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है आपका प्लानिंग एंड फोर्थ है आपका डायरेक्टिंग। तो आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लोगों को उनका काम क्लियर तरीके से पता होना चाहिए। जब तक उनको ये चीज़ नहीं पता होगी वो काम सही ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर भी बच्चों ऑर्गेनाइजिंग ही होगा। ऑलराइट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए आंसर एक ही है पर क्वेश्चन कितने डिफरेंट तरीके से आ रहा है, तो प्लीज़ कंसेप्ट को क्लियर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिस एसेंशियली, ऑप्शंस में से कुछ है, दिस एसेंशियली इंप्लाइज द प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस की बात पूछ दी गई। अब बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस तो सभी का होता है, नहीं, जब यहाँ पर पूछा जाए इंप्लाइज द प्रोसेस, दैट मीन्स ये भी 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से ही पूछा जा रहा है। तो this essentially implies the process which coordinates human efforts, assembles resources and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving specified objectives। अब देखिए ये भी इसमें से ऑप्शंस में से वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब कि सारे ह्यूमन एफर्ट्स को बाइंड करता है। आपने हर एक इंसान अपना अपना एक काम कर रहा होता है, उसको हमें जोड़ना भी तो पड़ता है ना, तभी तो हमारा एक रिजल्ट निकल के आता है। और रिसोर्सेज को असेंबल करना, ये किस प्रोसेस का काम है? ये काम है ऑर्गेनाइजिंग का ही, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम हर एक टास्क को प्रॉपर तरीके से बांटते हैं और फिर उसके बाद जो एंड में उनके टास्क को एक करते हैं, देन जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है। तो इसका आंसर भी बच्चों आपका होगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, दिस प्रोसेस आ गया, दैट मीन्स वही 5 फंक्शंस की बात हुई है, दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जहां पर ये बात आ जाए कि प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप, ऑब्वियस सी बात है प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग ही आता है। तो जब आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप ही आएगा ना ऑर्गेनाइजिंग। तो आंसर आपका ऑर्गेनाइजिंग आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, बट फिर भी हम पूरा पढ़ लेते हैं। दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स। क्लैरिफाइंग जॉब्स मतलब हर एक किसी को हर एक का रोल पता होना चाहिए। एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स, दैट मीन्स आपके ऑर्डर, आप किसके सबॉर्डिनेट हैं, आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपका कौन बॉस है, ये सब कुछ क्लियर होना ज़रूरी है। एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड गोल्स। आपको पूरी तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं क्या है। नंबर 1 स्टाफिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 प्लानिंग और नंबर 4 डायरेक्टिंग। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के ही बहुत इजी तरीके से जो अभी तक मैंने आपको समझाया समझ आ ही गया होगा कि इसका भी आंसर ऑर्गेनाइजिंग ही है। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि
क्वेश्चन कितना डिफरेंट तरीके से पूछा गया है पर आंसर तो यार वही है। तो ऐसे ही हमें सीखना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसमें भी क्या पूछा है, द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ चाउस, रिमूव्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल। जहाँ पे एक मैनेजर एक अपने सबॉर्डिनेट या फिर सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट के अंदर वो क्रिएट करता है कि उसको काम करने की इच्छा होनी चाहिए। रिमूव्स कॉन्फ्लिक्ट, आपस में जब रोल्स क्लियर होंगे, टास्क क्लियर होंगे तो आपस में किसी भी एम्प्लॉय की लड़ाई नहीं होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे दी जाती है और ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है जहाँ पे टीम वर्क हो, सब आपस में मिलके काम करें। तो ये भी कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? ये ऑप्शन है आपके स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और फिर डायरेक्टिंग। तो ये भी आपका ऑर्गेनाइजिंग ही है। ऑलराइट, now next, which function of management is concerned with establishing relationships? अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जहाँ पे relationships क्लियर हो, आपका किसके साथ क्या, आप किसके बॉस हैं, आप किसके सबॉर्डिनेट हैं, ये आपके ऑफिस में आपको क्लियर कर दिया गया, तो वहाँ पर वो किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में होता है? फॉर द पर्पस, किस लिए होता है? ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकॉम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर भी क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग होगा। ऑलराइट, नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आंसर वही है लेकिन क्वेश्चन कितने डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच कोऑर्डिनेट्स द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एस्टैब्लिशेस प्रोडक्टिव रिलेशंस अमंग देम फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। अब देखिए ये कोई नई बात आई है, अब बच्चे सोचे कि ये कुछ नई डेफिनेशन आ गई है। यस, ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कि फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी और ह्यूमन रिसोर्सेज भी इस तरीके से रिलेशंस बनाते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक गोल है वो अचीव हो जाए। अब देखिए जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। यही अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि कंपनी अपना प्रोडक्ट सही ढंग से बेच पाएगी या प्रोडक्शन कंपनी में सही ढंग से हो पाएगा? अल्टीमेटली तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही कैसे प्रोडक्ट को बेचना है और क्या डिमांड्स है कस्टमर की, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वही तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा। यही अगर मार्केटिंग और प्रोडक्शन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता पाएगा या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना पाएगा? नहीं। तो ये भी एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि बहुत ज़रूरी है इस रिलेशन को मेंटेन करने में, प्रोडक्टिव रिलेशंस को मेंटेन करने में, एक गोल को अचीव करने के लिए। तो वो भी कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है? बहुत सारी मीनिंग्स होते हैं एक ही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के, तो वो आज आपको क्लियर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा बाहर मेरे दोस्तों कुछ नहीं आने वाला। तो इसलिए प्लीज़ आप इसको अच्छे से करके जाइए, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से रीड करिए, कुछ भी गलत नहीं होगा। बट अगर सिर्फ और सिर्फ आप MCQs कर जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर होगा, तो गाइस आपका बिल्कुल भी MCQs आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंसेप्ट प्लीज़ ज़रूर समझिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? देखिए, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच डिसाइड्स who will do a particular task, where it will be done and when it will be done। कौन करेगा, कहाँ करेगा और कब करेगा, ये जब क्लियर होता है तो ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि हर एक किसी का रोल सबको क्लियर है, हर एक किसी का टास्क हर किसी को क्लियर है। तो कौन डिसाइड करेगा, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है? ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजिंग। यस, ऑर्गेनाइजिंग में ही हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या टास्क करेगा। डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग हमें पता है, HR डिपार्टमेंट क्या करेगा, फाइनेंस सारा कैश से रिलेटेड काम करेगा, जितने भी प्रॉफिट होते हैं अर्न वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। रिक्रूटमेंट, लोगों का रिक्रूटमेंट करना वो सारा HR डिपार्टमेंट करेगा। ऐसे सब कुछ बांट दिया जाता है, पर्टिकुलर टास्क हर एक डिपार्टमेंट को दे दिए जाते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजिंग में ही होता है। क्लियर है? तो चलिए, ये था आपका कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वैसे तो दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं जो आपकी बुक में गिवन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। इस पे मैं आपकी प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊँगी
जिसमें मैं आपको इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, प्लस इसके MCQs भी हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आज तो मैं सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक टर्म सिखाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट में हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करवाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एक टर्म है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब आप लोगों को लगेगा ये क्या नई टर्म आ गई? नहीं, ये कोई नई टर्म नहीं है, बहुत ईजी है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है, सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वो क्या है कि एक बॉस अपने अंडर कितने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकता है। बस सिंपल सी बात, एक बॉस अपने अंडर कितने एम्प्लॉयज़ को रख सकता है और उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकता है, ये होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को शेप देता है कि भाई आपका कौन बॉस है, आपका कौन सबऑर्डिनेट है, आपको पता होना चाहिए। ये वो है, ये रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स हैं। जैसे कि अगर सपोज मान लीजिए कि आप एक बॉस हैं एक कंपनी में, तो आप कितने लोगों को मैनेज कर सकते हैं? 6 लोगों को मैनेज कर सकते हैं, 10 लोगों को मैनेज कर सकते हैं, या फिर 8 लोगों को कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और यही एक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑलराइट, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ मैनेजर्स फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है आपका लेंथ ऑफ टर्म फॉर विच मैनेजर इज अपॉइंटेड, ये तो हो ही नहीं सकता, अभी हमने पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर, ये अभी हमने आपको बताया, तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑलराइट, तो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टर्म। देन नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड जो सेक्शन है वो है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो गाइज मैं आपको आज हर एक तरीके का इस पे क्वेश्चंस बताऊंगी कि किस तरीके से आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पहचानना है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि डेलीगेशन होगा या फिर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, तो मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताती हूँ इसके बीच का कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। जब एक बॉस अपने काम का इम्पॉर्टेंट पार्ट अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर देता है, क्यों करता है? क्योंकि उसको किसी इम्पॉर्टेंट मैटर पे ध्यान देना होता है, तो वो होता है डेलीगेशन। समझ गए? अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब आप किसी को ना पावर दे देते हो डिसीजन लेने की। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, देन MCQs करते हैं, उससे आप MCQs बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे कि डेलीगेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर में ही है, हमारे घर में हमारी मदर होती है, वो क्या करती हैं? हमारे मदर फादर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कुछ काम का हिस्सा ना हमें भी बांट देते हैं। जिसे क्यों बांटते हैं? क्योंकि जिससे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स पे खुद ध्यान दे सके। तो ये वो हमें क्या कर देते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, हमें ड्यूटी दे देते हैं। तो ये होता है डेलीगेशन। ऑलराइट, अब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? जैसे डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, जब आप किसी को पावर दे देते हो कि आपने ही सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक में फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पूरी तरीके से अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी कि अब आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से लॉकडाउन लगाना है या फिर आपको किस तरीके से कोरोना को रोकना है। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दी उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में वो पावर रखी हुई थी कि वही लॉकडाउन लगा रहे थे, फर्स्ट लॉकडाउन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया था, तो जब वो उन्होंने अपने हाथ में जब तक पावर रखी थी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। कि उन्होंने किसी को ये पावर नहीं दी, लॉकडाउन उन्होंने लगाया तो पूरे देश को मानना है। जब उन्होंने यही पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाने लगा। क्लियर हो गया होगा अब आपको बेसिक डिफरेंस। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, कैसे MCQs आ सकते हैं। देखिए, अब कुछ ना डेलीगेशन के एलिमेंट्स भी हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। इसकी एक वीडियो मैंने पूरी प्रॉपर विद एक्सप्लेनेशन बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी,
आप पहले वहाँ पर जाकर ना इसके कंसेप्ट को, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन को बहुत अच्छे से समझें, देन उसके बाद यहाँ पर आकर इस एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें, तो गारंटी है गाइस कि आप ये एमसीक्यूज बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए। कई बार क्या होता है बच्चे नॉट पढ़ते ही नहीं है और सीधा लगा जाते हैं, अरे भाई एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन पूछा है, चलो भाई लगा दो। नहीं, नॉट पूछा है यानी कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया था 3 एलिमेंट होते हैं डेलीगेशन के, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, तो ये तो तीनों हैं ही हैं। अब लास्ट ऑप्शन क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो यही इसका आंसर है क्योंकि उसने नॉट पूछा है। क्लियर है? तो प्लीज आप एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की वीडियो एक बार जरूर देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथॉरिटी डेलीगेटेड टू अ सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक अंडर। देखो अथॉरिटी वैसे होती क्या है, आपको पता होना चाहिए। अथॉरिटी होती है जब हम किसी को पावर दे देते हैं डिसीजन लेने का, किसी को राइट दे देते हैं। ठीक है, अब जो सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी डेलीगेट हुई है, मतलब जो पावर मिली है, जो एक सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को पावर दी है कि वो ये काम करे, तो वो किस केस में वापस ले भी सकता है। किस केस में वापस ले सकता है? डेलीगेशन में वापस ले सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि डेलीगेशन में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अगर सबऑर्डिनेट उसका वो काम अच्छा नहीं कर रहा होगा ना, तो सुपीरियर का राइट है कि वो उससे वो काम वापस भी ले सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सी टर्म है विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ मैनेजर। अभी मैंने आपको बताया था मैनेजर जिससे इंपॉर्टेंट टास्क पे ध्यान दे सके, प्लस उसका बर्डन भी थोड़ा कम हो जाए, इसलिए वो अपने काम का कुछ हिस्सा किसको दे देता है, सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। तो ऐसी कौन सी टर्म है, अब आपको याद आ गया होगा, इसका आंसर भी क्या होगा, डेलीगेशन। डेलीगेशन में ही ऐसा होता है कि मैनेजर जो है अपना बर्डन कम करने के लिए अपने काम का कुछ हिस्सा सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, अब ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें एक इंडिविजुअल का राइट है टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस क्या हैं, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप सबऑर्डिनेट्स को कमांड देने का राइट दे रहे हैं? अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है डेलीगेशन का जिसमें आप किसी को एक राइट दे देते हैं, वो है अथॉरिटी। ऑलराइट, तो चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल सिचुएशन। अब कुछ ऑप्शंस गिवन है, उसके बेसिस पे हमें देखना होगा कि कौन सी सिचुएशन आइडियल होगी। देखिए जैसे कि अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें से आइडियल सिचुएशन कौन सी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पता चलता है। देखिए अथॉरिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी को राइट दे देते हो कुछ भी डिसीजन लेने का, आप पावर्स दे देते हो किसी को, दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी है जो आप किसी को देते हैं, बट साथ में आप उसको राइट नहीं देते कि वो उस ड्यूटी में अपनी तरफ से कुछ चेंज कर सके। क्लियर? तो आप समझते हैं कि क्या आइडियल सिचुएशन हो सकती है। अब आप खुद सोचिए, सबसे पहला ऑप्शन है जैसे अथॉरिटी इज़ ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या आपको लगता है कि अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या गलत हो सकता है? अथॉरिटी का मिसयूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दे दी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इतनी दी नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट है अथॉरिटी इज़ इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटी जितनी हो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी हो उतनी ही अथॉरिटी ही हो, तभी अच्छे से काम हो सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, अथॉरिटी इज़ लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर अथॉरिटी कम दे दी जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दी जाए तो भी क्या होगा, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर सपोज मान लीजिए कि आपको कोई बहुत बड़ा
काम मिला है, आपको कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, पर साथ में आपको अथॉरिटी नहीं मिली, यानी कि आप उस काम में अगर बाय चांस कोई आपको कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और उस केस में आपको छोटी छोटी बातें अपने बॉस से पूछनी पड़ती है कुछ डिसीजन लेने के लिए, तो उस केस में आपको अथॉरिटी नहीं मिली हुई कि आप खुद से अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। तो जब आप हर चीज़ अपने बॉस से पूछेंगे तो क्या आप अपनी मर्जी से उस काम को कर पाएंगे, और क्या वो काम सक्सेसफुल होएगा? नहीं, मे बी शायद आपका बॉस कहीं बिजी हो और वो डील आपके हाथ से निकल जाए जहाँ पे आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। तो इसीलिए आइडियल सिचुएशन वही होती है कि जहाँ पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होती है। क्लियर है? तो जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में भी दिखाया, देखिए 3 एलिमेंट्स है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि when decisions taken by the lower levels are numerous as well as important and organization is greatly, ये कह रहा है कि जब डिसीजन लोअर लेवल्स पे भी लिए जाते हैं और उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो बताइए कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहलाया जाएगा? बता सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड? ऑब्वियसली अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता ही क्या है कि जब आप किसी को पावर दे देते हैं, जब आप किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो भी डिसीजन ले सकते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सा होगा? डिसेंट्रलाइज्ड। क्लियर नाउ अब कुछ टर्म्स है जिसके बेसिस पे आपको पहचानना है कि दिस रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अब ये डाउनवर्ड ट्रांसफ़र क्या होता है? डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे अगर किसी के पास कोई अथॉरिटी आती है, ऊपर कौन होता है? सुपीरियर, नीचे कौन होता है? सबऑर्डिनेट। तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है, डिसेंट्रलाइजेशन या फिर डेलीगेशन? वैसे इसका आंसर जो है वो डेलीगेशन है, बट आप लोग तो सोच सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन में भी तो ऊपर से नीचे ही आपको अथॉरिटी दी जाती है, ऐसे ही डेलीगेशन में भी होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की डिफरेंस की एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उसे जाके ना एक बार अच्छे से समझना, डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। देन आपको ये बात समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से कि डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन में ही क्यों होता है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्या आता है आपका क्वेश्चन है, नेम द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। जब भी कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ बहुत अच्छे से कि जब भी कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है तो या तो आपके फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, या फिर आपके कोऑर्डिनेशन एक टर्म है जो उसका आंसर हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन की भी एक मैंने वीडियो बना रखी है, उसका भी मैं लिंक आपको दे चुकी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप प्लीज़ गाइज ये वीडियोस जाके मेरी एक बार देखिए, आपको सारे टॉपिक ऐसे क्लियर हो जाएंगे ना कि आप लोग MCQs बहुत फटाफट से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंसेप्ट बताना है विच हेल्प्स द मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशंस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हिज एक्टिविटीज़ वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ कैन डू। अब यहाँ पर कंसेप्ट जो है मैनेजमेंट का वो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है। देखते हैं अब कैसे। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा कंसेप्ट है मैनेजमेंट का जो कि मैनेजर को हेल्प करता है कि वो अपने एरिया ऑफ ऑपरेशंस को एक्सटेंड करे, यानी कि बढ़ाए, बट वो जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो जो काम कर रहा है, वो तो सिर्फ उसी के हाथ में ही रहे। ठीक है ना? अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। कैसे? डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अथॉरिटी। अब देखिए ये जो लास्ट लाइन है ना, वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ कैन डू, ये डेलीगेशन हमें शो कर रहा है। कैसे? कि भाई आप अपने एरिया ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ा तो रहे हो, अपने काम को बढ़ा तो रहे हो, इंपॉर्टेंट मैटर्स पे आप ध्यान तो दे रहे हो, इसलिए अपने काम का कुछ हिस्सा अपने सबऑर्डिनेट्स को बांट रहे हो, पर अपनी एक्टिविटीज़ यानी कि जो अपनी जो डिसीजंस है वो आप अपने तक ही रखना चाहते हो। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो डेलीगेशन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, अंडर अकाउंटेबिलिटी अ पर्सन इज आंसरेबल फॉर द। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही। आप जैसे कि सपोज मान लीजिए कि मैं एक सुपीरियर हूँ और आप एक सबऑर्डिनेट है, मैंने आपको कोई काम दिया है, ठीक है, अब मैंने आपको काम दे दिया। अच्छा,
उस काम में अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है या वो काम प्रॉपर टू द पॉइंट नहीं होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए आंसरेबल, उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? मैं होंगी, सुपीरियर होगा। ऑलराइट, तो सुपीरियर किस बात के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि अकाउंटेबिलिटी जो है उसमें पर्सन किस बात के लिए आंसरेबल है। अब मेरे को जो जवाब दे ही हूँ मैं, मेरे को जो जवाब देना है वो किस बात के लिए देना है? ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला, फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन टास्क, कि भाई जो मैंने आपको काम दिया उसका जो एक्चुअल में रिजल्ट आया उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके लिए भी मैं आंसरेबल हूँ। या फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए, जो मैंने आपको चुना है कि भाई आपको ही मैं काम दूंगी, या फिर मैं उसके लिए आंसरेबल हूँ। या फिर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ये तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है क्योंकि इसमें ग्रोथ ऑफ द कंपनी की अभी कोई बात आई ही नहीं है। तो बेसिक सी बात है, नेचुरल सी बात है कि मैं आंसरेबल तो फाइनल आउटकम के लिए ही होंगी ना, जो मैंने आपको काम दिया है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए, लास्ट 2 क्वेश्चंस लेफ्ट। देखिए, डैश इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट। देखिए यहाँ पर वो पूछ रहा है, ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। सबसे पहला, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अथॉरिटी। ऐसी कौन सी इन चारों में से चीज़ है जो कि सबॉर्डिनेट्स का रोल इंक्रीज कर देती है? रोल यानी कि इम्पोर्टेंस बढ़ा देती है। आप सब जानते हैं। क्या आपको लगता है कि डेलीगेशन में जो वो काम देता है बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को, उसका रोल बढ़ा देते हैं? आपको लगता है? नहीं, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में आपको पूरी पावर दे दी जाती है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको रिजल्ट अचीव करना है। अपनी मर्जी से कहीं पे भी चेंजेस ला सकते हैं। क्लियर है? तो रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स आपको याद रखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन में इंक्रीज होता है सबॉर्डिनेट्स का। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसमें से कुछ ऑप्शंस हैं, वो आपको बताने कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से अराइज होते हैं ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या फिर अथॉरिटी। अब आप बता सकते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम देते क्या है? मैंने आपको बता चुकी हूँ बहुत बार। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, मैंने आपको बताया था ना, एक ड्यूटी देते हैं। सिर्फ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम ड्यूटी देते हैं सामने वाले को काम करने की, पावर नहीं देते कि वो अपनी मर्जी से उस काम को चेंज कर सकता है, या फिर उस काम में अगर कोई भी कुछ ऑल्टर करना है तो वो उस चीज़ को अपनी मर्जी से कर सकता है। नहीं कर सकता। सिर्फ एक ड्यूटी है जो उसको मिली है और उसको कंप्लीट करके उसको सबमिट करनी है। दैट्स इट। क्लियर है? तो आज की यही टॉपिक था। नेक्स्ट में मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, प्रॉपर फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर पे वीडियो लेके आऊँगी। उसमें मैं आपको प्रॉपर एक डिफरेंस की तरह समझाऊंगी कि इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, प्लस MCQs हम करेंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो ये मेरी बहुत अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ गाइज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आई है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। क्लियर? तो मेहनत कीजिए। MCQs के लिए सिर्फ और सिर्फ MCQs पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है।